CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद। उनसे मुलाकात के लिए हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव पिंड मक्को में वाक़े उनके डेरे पर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। डेरे पर आए हल्के के लोगों के मसाइल सुने। चंद साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्र अल्लाह। चंद साहब, बज़ाहिर तो आप बड़े ठंडे मीठे मिजाज के आदमी लगते हैं, लेकिन आप खुद कहते हैं कि आप बड़े जलाली तबीयत के हैं। लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन होती है जो हल्के की आवाम की लोगों की, तो फिर उसमें फिर चीज़ें आती हैं। जब बंदे की तबीयत के ख़िलाफ़ भी काम हो, दिल और दिमाग भी साथ ना दे रहा हो, तो फिर इस वक्त कोई बंदा इंसान होता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि इखलाक तो रहे कम अज़ कम। चंद साहब, आप हमें उस मुख्तारे से तो मिलवाएं, वो कहाँ चला गया? वो बीमार है, अदरवाइज अगर आज होता तो उसको पता भी नहीं था, वरना उसने आ ही जाना था। गाँव गया हुआ आपने। जब आपकी कॉल लीक हुई तो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? बस हमें कोई 2 मिनट के लिए मैं परेशान हुआ। उसके बाद मैंने कहा ये मेरा प्राइवेट मैसेज है, तो जिसने भी लीक किया है उसने गलती की है। जब कॉल लीक हुई तो खान साहब का रिएक्शन क्या था? कैबिनेट में खान साहब ने मुझे कहा था, डांटा था। उन्होंने कहा था कि आपने ये क्या किया, आप बड़ी जिम्मेदार जगह पे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरे दिन फिर खान साहब ने भी एंजॉय किया। जब आपकी ऑडियो लीक हुई तो बहुत सारे गाने भी बने थे कि चंद मखना नेड़े नेड़े हो, चंद किथा गुजारिया रात वे। और रॉयल्टी बनती है मेरी सब पे। आपको जाती अब तो मुख्तारा फिल्म भी बन गई है। हाँ। तो आपको जाती तौर पे इनमें से कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? मुझे तो सारे बड़े अच्छे गाने थे, मैं सारे सुनता रहता हूँ। जब भी अभी कभी गाड़ी में बैठता हूँ मैं वो लगा लेता हूँ। नदीम अफजल चंद से उनकी रिहाइशगाह पर भी सियासी और गैर सियासी गुफ्तगू हुई। आपका घराना एक सियासी घराना है। वालिद साहब की मुखालफत के बावजूद भी क्या बचपन से ही सियासतदान बनने का शौक़ था? देखिए जी, शौक़ तो यकीनन था क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फैमिली है। और फिर मैं, सच्ची बात है, मैं बहुत बचपन से वालिद साहब के साथ, अंकल के साथ, मामू के साथ मैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में रेगुलर सेशन सुनता था। फिर ये भी देखता था कि मैं समझता था कि शायद सारे मसाइल का हल सियासतदानों के पास ही है। तो वो एक आइडियलाइज थी पॉलिटिकल फिगर जो होता था ना, वो एक आइडियल होता था। तो अब तो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए हैं तो पता चला है कि सियासतदानों के पल्ले क्या होता है। वो अब आहिस्ता जाके पता 20-25 साल के बाद जाके पता चला है। तो मेरे ख्याल में ये था। बाकी मुझे वालिद साहब ने 2-3 दफ़ा कोशिश की, नौकरी आप कर लें, नौकरी कर लें। पुलिस में भी तहसीलदार, उस ज़माने में वालिद साहब MP थे तो असिस्टेंट डायरेक्टर LD के। मैंने कहा जी आराम खाना नहीं है तो नौकरी का फ़ायदा क्या है, तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता। इसलिए सियासत पैशन था, शौक़ था। बचपन में जब घर में हर वक्त इर्द गिर्द सियासत ही डिस्कस हो रही हो तो उस दौर का नदीम अफजल चंद क्या सोचा करता था? सिवाय सियासत के कभी सोचा नहीं था। पॉलिटिकल तो भाई हमारी सियासत इस लेवल पे नहीं थी कोई। हम तो यही लोगों के मसाइल, दड़े बनियाँ, नीचे लोग, हर बंदा आपके पास आता है अपने मदावे के लिए। आपने देखा है कि नौकरी लेने के लिए भी किसी का पानी का खाल नहीं है, किसी का ज़मीन पे कब्जा है, यही लोगों के मसाइल हैं। किसी की बच्ची की शादी है तो वो भी समझता है कि शादी भी मेरी इन्होंने नहीं करवानी है। तो किसी की बीवी नाराज़ हो जाए तो वो भी कहता है मेरी बीवी नाराज़ हो गई है। किसी का जहेज का इशू है, वो भी, हालांकि ये जुडिशियल वर्क है, लेकिन लोग पहले हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी ये हमारा मसला हल कर। ये अलमिया इदारे नहीं है ना, लोकल बॉडीज नहीं है प्रॉपर फंक्शनल, नीचे पंचायत सिस्टम नहीं है। ये होता तो ये कोई MP MNA लेवल का ये काम नहीं होना चाहिए। ये अलमिया है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सियासत के खिलाफ साजिश है। और हम इसमें एंजॉय भी लोग करते हैं, लेकिन मैं तो सच्ची बात समझता हूँ इदारे होने चाहिए। इन लोगों को हमारे पास नहीं, तरक्याती फंड का बिल्कुल MP MNA के पास नहीं होना चाहिए, ये लोकल बॉडीज़ के पास होना चाहिए। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके पास होना चाहिए। और बड़े मनसूबे जो हैं वो प्लानिंग कमीशन करे, खास सूबाई प्लानिंग का हो या वो फेडरल का प्लानिंग कमीशन हो, उनका काम है प्लानिंग करना। तो इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो पॉलिटिक्स बेहतर होगी। आप तो इतने जोशीले थे, तो फिर वालिद साहब क्यों मुखालिफ थे कि आप सियासत में ना आएँ? नहीं, वो सच्ची बात है, उनका एक तजर्बा है। वो कहते हैं कि सियासत ये थैंकलेस जॉब है। आप ईमानदार भी हैं तो लोग आपको करप्ट समझते हैं, और करप्शन को लोग माइंड भी नहीं करते। लोग इस बुनियाद पे ना, फिर दूसरा आप देखें हर वक्त ही मिन्नत समाजती करना, वोट मांगते वक्त भी मिन्नतें करना, फिर जब MP MNA बन जाए तो जाके ब्यूरोक्रेसी की मिन्नतें शुरू, भिखारी बन के रहना पड़ता है। कभी पार्टी लीडरशिप के आगे भिखारी बन जाना, मिनिस्टरों के आगे बनना, फिर ब्यूरोक्रेसी के आगे बनना, फिर अब नया अलमिया मीडिया आ गया, उसके सामने भी लोग
बनते हैं, हर किस्म का आपका सफ़र जो है ना पाकिस्तान में सियासत का अलमिया ये है, यहाँ वो पुरानी सियासत अब नहीं रही, मेरिट बेस भी सियासत नहीं है, बेकारी बन के रहना। इसलिए वाले साहब कहते हैं ये अच्छा जॉब नहीं है। मुझे तो अक्सर आप भी कहते हैं कि छोड़ दो। आपने तहसील नाज़म के तौर पर सियासी सफ़र शुरू किया, तो ज़माना तालिब इल्मी कैसा था? मैं पहले यूनियन नाज़म बना था 2001 में, फिर 6 महीने बाद मैं तहसील नाज़म बन गया। ज़माना तालिब इल्मी जिस तरह होता है ना, बचपन में हम देहाती वाले साहब हमें टाइम नहीं कोई दे सकते थे, हमको इतने लायक स्टूडेंट भी नहीं थे। इस गाँव से शुरू किया है ये फिर मक्को, तो हमारा रास्ते में हाई स्कूल में हमारा आबाई हाई स्कूल जो वो भी है, तो मुझे याद है कि उस वक़्त स्कूल में फर्नीचर नहीं होता था, टाट भी नहीं, हम घर से यूरिया की बोरी लेके जाते थे और उसके ऊपर बैठ के अपने स्कूल जो है ना वो अपना स्कूल का बचपना याद है। जब वाला साहब मेंबर काउंसिल बने तो पहले टाट आए स्कूल में, फिर जब 85 में MPA बने तो मुझे याद है फर्नीचर स्कूल में आया। उसके बाद फिर मैं लाहौर भी दाखिल रहा 2 साल DPS में, बाद में FC कॉलेज में फालिया भी पढ़ता रहा, मैट्रिक मैंने फालिया से किया। 22 साल पीपल्स पार्टी में रहे और अब PTI, आखिर ये सफ़र शुरू कब हुआ? देखिए जी, मैं कॉलेज से जब मैं सियासत में आया था तो उस वक्त हम पीपल पार्टी में थे, तो मैंने तो पीपल पार्टी में ही सियासत शुरू की। बीबी शहीद से जब मेरे मामू पीपल पार्टी में पुराने होते थे तो बीबी उनके घर आ गई। बीबी से भी उस वक्त मैं अभी स्कूल में पढ़ता था, बीबी से मुलाकात रही, 2 दफ़ा हुई। तो फिर सियासत में जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया तो यूनियन नाज़म भी पीपल पार्टी का बना, तहसील नाज़म भी। जब मुशर्रफ का दौर था तो मुशर्रफ साहब ने सारे लोग मोस्टली शिफ्ट करा दिए काफ लीग में। अल्लाह के शुक्र है हम उस वक्त भी दबाव बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस वक्त पार्टी के साथ खड़े रहे। PTI में फिर कैसे आए? PTI का दोस्तों की डिमांड थी, इलाके के लोगों की, लोग अपोजिशन में रह रहे के बहुत ज़्यादा सच्ची बात है रगड़ा भी लगता था लोगों को। नून लीग की और काफ लीग का रगड़ा बहुत बर्दाश्त किया हमारे लोगों ने, और आपने हमारे लोगों की हालत देख ली है, ये गरीब लोग ही हैं हमारी पार्टी। तो ये बेचारे के नाकाम होते थे, फिर ये लोगों का एक प्रेशर था, फिर कुछ फैमिली में लोग शिफ्ट हो गए, फिर मेरे ऊपर भी दबाव था काफ़ी, मतलब पार्टी के अंदर से लोग टाँट भी करते थे पीपल पार्टी के अंदर से। फिर ये भी था कि खान साहब की एक बातें दिल को भी लगती थी। बहुत सारी इशूज़ इकट्ठे हो जाते हैं इंसान के अंदर, एक लालच एक ख्वाहिश भी पैदा हो जाती है कि शायद मैं असेंबली में पहुँच जाऊँ। इस तरह बहुत सारी, कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का, ना कोई ब्यूरोक्रेसी का। ये ऑन द रिकॉर्ड है, लोग पता नहीं किसके जरिए से शामिल हुए थे। मैं डायरेक्ट इमरान खान को मिला था, मैं किसी के जरिए शामिल नहीं हुआ था। पहले तो उनकी बातें दिल को लगती थी, फिर हकीकत कब खुलना शुरू हुई? नहीं देखें, जो खान साहब बातें करते हैं या भी करते हैं, लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं ना जी, मैं समझता हूँ हल हो तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, फिर लोगों को मसाइल हल होने चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का ना होना ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के साथ, और आवाम के जो आम बेरोज़गारी या ये जो चीज़ें, महंगाई, ये फिर अब ज़रात पेशा लोग हैं, अपने देहातों का हाल देख लें, अब इस गांव में भी पीने का साफ पानी नहीं, ये लोगों की डिमांड्स हैं। हालांकि वाटर सप्लाई है, लेकिन जो वाटर सप्लाइयाँ पुरानी लगी हैं वो बंद पड़ी हैं, सड़कें बनी हैं टूट जाती हैं, इंक्रोचमेंट, सिस्टम्स, इदारे बनने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर खान साहब कोई इदारे बना जाएंगे ना जी, तो ये इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। इरादा तो उनका यही था कि इदारे मजबूत करेंगे, लेकिन वो इसमें कामयाब क्यों नहीं हो सकते? देखिए जी, मेरे ख्याल में एक तो हमारी जो टीम थी ना, वो इतनी कोई पोलिटिकल टीम नहीं थी। ब्यूरोक्रेटिक असर और रसूख ज़्यादा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, और ब्यूरोक्रेटिक तो फिर अपना किताबों के मुताबिक अपनी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, अपनी नौकरियों को आगे बेहतर करना, रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढना, ब्यूरोक्रेसी का एक माइंड सेट होता है। ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप का रोल नहीं ले सकती, उन्होंने तो काम करना होता है, बाबुओं ने सर्विस देनी होती है। लेकिन जब बाबुओं के अंदर लीडरशिप का शौक पैदा हो जाए तो फिर डिलीवर नहीं होता। अलमिया ये है कि यहाँ के बाबू लीडर बनने लगे, तो ये पॉलिटिकल लोग, ओवरसाइट काम पार्लियामेंट का है या पॉलिटिकल लोगों का है, पॉलिसी देना पॉलिटिकल लोगों का काम है, अपनी मैनिफेस्टो को पॉलिसीज के अंदर ढालना ये भी पॉलिटिकल क्लास का काम। अब इसमें टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेटिक इनपुट ज्यादा होगी तो फिर बैलेंस नहीं रहेगा, वो यही प्रॉब्लम है। क्या खान साहब को अवाम के हकीकी मसाइल का अदराक है? मेरे ख्याल में अब अदराक है। क्या वो करने की अहलियत रखते हैं? नहीं, बिल्कुल अहलियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अहलियत रखते हैं। कर पाएंगे? ये सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कोशिश कर रहे हैं, अहलियत भी रखते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। कर पाएंगे या नहीं पाएंगे इसका मेरे पास जवाब नहीं। जब सिस्टम तकड़ा हो जाए ना जी, तो इंडिविजुअल उसके मैं समझता हूँ उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं। कई इंडिविजुअल्स कैदी बन जाते हैं, कई रवायती तरीके के साथ चलना शुरू। सिस्टम को तब्दील करने के लिए एक टाइम भी चाहिए होता है, एक एनर्जेटिक टीम भी चाहिए होती है, और फिर बंदे को माहौल भी वो मिले,
तो फिर ये सिस्टम चेंज होता है। तो अनफॉर्चुनेटली खान साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रवायती तरीके के साथ तेज़ी से तब्दीली आएगी नहीं जिस तेज़ी से खान साहब कहते होते थे। थोड़ा सा गैर रवायती तरीका अपनाना पड़ता है। 2008 में पीपल पार्टी के टिकट पर नून लीग के उम्मीदवार को हराकर असेंबली में पहुंचे, लेकिन आपका इतना मजबूत सियासी घराना है, उसके बावजूद 2013 के इलेक्शन में हार क्यों गए? लेकिन जी 2013 में सच्ची बात है, मुझे उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और बहुत सारे मजबूत लोगों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं खैर कहना चाहिए, चंद इंडिविजुअल्स जो तकड़े लोग थे, पार्टियां चेंज करवाते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ो, नहीं लड़ोगे तो आप इतने वोटों से हारोगे। मैं उतने वोटों से ही हारा। तो 2000 ये इलेक्शन कभी इस मुल्क में फेयर हुए नहीं। फेयर हो तो बंदे को पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ। जब फेयर नहीं होंगे तो फिर बाकी तो बातें ही है ना। 2018 का इलेक्शन भी देखें, कोई इलेक्शन भी आइडियल नहीं है, सच्ची बात है। जिसको आप मुकम्मल फेयर कहते हैं इस मुल्क में कभी नहीं होते इलेक्शन। मैं आपके सामने झूठ बोलूं फिर पब्लिक को, मैं सच्ची बात, मैं जीता भी हूं तो वो मुकम्मल फेयर नहीं थे, हम हारे भी तो मुकम्मल फेयर नहीं है। ये एक आइडियल इलेक्शन जो होता है ना, जो बंदा कहता है कि यार इस मुल्क में आवाम की राय बिल्कुल फेयर तरीके से ट्रांसलेट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो लोगों तक पहुँचे, तो वो कभी नहीं होती। कंट्रोल्ड हैं, कभी कहीं बलोचिस्तान के कंट्रोल्ड हो जाते हैं, कभी फाटा के, कभी हमारे इलाकों में, कभी किसी इलाके में। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। क्या 2013 के इलेक्शन की हार ही पीपल पार्टी छोड़ने की वजह थी या क़यादत के साथ इख्तलाफात वजह बने? लेकिन जी इख्तलाफात भी छोटे मोटे होते रहते हैं क़यादतों के साथ, लेकिन सच्ची बात है मुझे कोई शिकवा नहीं क़यादत से, ना पीपल पार्टी की क़यादत ने मुझे हमेशा इज्जत दी, बड़ा एहतराम दिया। इख्तलाफ करते थे, हम बिल्कुल इख्तलाफ करते थे, बड़े बड़े सख्त बातें करते थे। खान साहब ने भी इज्जत दी, खान साहब के सामने भी बड़ी खुल के बातें की। मुझे इस मामले में अपने से कोई, वो कहता है ना बंदा, कोई शिकवा नहीं होता। पीपल पार्टी के हैदराबाद के जलसे में बतौर जनरल सेक्रेटरी आपने रिज़ाइन कर दिया, और उस वक्त हालांकि जरदारी साहब आपकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करते थे, तो क्या कायरा साहब के साथ इख्तलाफ? नहीं, मेरा कोई कायरा साहब के साथ इख्तलाफ नहीं। मैं पीपल पार्टी के हैदराबाद में जलसा में गया तो उस दिन मेरा भाई पीटीआई में शामिल हो गया। तो फिर मैं बिलावल साहब को मिला, मैंने कहा जी मेरा भाई अगर पीपल पार्टी में पीटीआई में शामिल हो गया तो मॉरली मुझे अब जनरल सेक्रेटरी नहीं रहना चाहिए, इखलाकी तौर पर। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप जनरल सेक्रेटरी रहो। वो मेरे रिज़ाइन नहीं लेते थे। मैं कराची में जाके मुस्तफ़ा खोखर, मैं और शहरी रहमान तीनों मिले। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, मैं इखलाकियात इसका तकाजा करती है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। आपको तंजीमी योद्धा आपके पास हो और आप अपने भाई को भी ना रोक सकें तो फिर इखलाकी वो जवाज़ नहीं बनता। दोपहर के खाने में नदीम अफजल चांद ने ताज़ा तंदूरी रोटियों, देसी मुर्ग, मटन, ताज़ा दूध और मिक्स सब्जी के साथ तवाज़ो की। सारी अपोजिशन धांधली का रोना रोती है, तो 2018 के इलेक्शन में आप भी हार गए थे, तो आपके साथ धांधली कौन कर सकता है? मैंने खान साहब को बता दिया, मैंने जनरल बाजवा साहब को भी बताया था, चीफ जस्टिस मुझे एक शादी में मिले थे, मैंने उनको भी बता दिया। 3 ही ओहदे होते हैं इस मुल्क। इलेक्शन हारने के बावजूद आपको पीटीआई में अहम ओहदे दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आप एडजस्ट नहीं कर पाई, वजह क्या बनी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का माहौल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का, मैंने कोशिश की, मैं खान साहब ने मुझे इज्जत दी, बुलाया, मैं उनको एक पॉलिटिकल पीटीआई के साथ एक गवर्नमेंट के अंदर एक तंजीमी सेटअप का अमल दखल होना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों का अमल दखल ज़्यादा होना चाहिए, जो मेरी कोशिश थी और जिसमें मैं नाकाम रहा। और बाकी मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ मीडिया के साथ गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और फिर जो एंकर्स आपके हक में हो आप उनकी कुछ शामिल करें, जो मुखालफ हो उनको गाली गलौज शुरू हो जाए, तो मैं इस पॉलिसी के भी हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जो मुखालफ है उसको अपना नुक्ता नज़र इज्जत के साथ दें, पब्लिक के सामने रखें, फैसला पब्लिक को करने दें कि एंकर गलत है या आपका जवाब गलत है। जो सवाल करेगा, साफ़ी का काम है सवाल करना। तो इस हवाले से भी मेरी कुछ मीडिया टीम के साथ एडजस्टमेंट नहीं थी, वो उनकी राय जो थी वो ज़्यादा बेहतर चलती थी। हज़ारा का इशू बना और बहुत सारे कैबिनेट में। आपने एक बार कहा कि आप कैबिनेट में मिसफिट हैं, वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से आप ऐसा महसूस करते थे? लोगों के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पे खटमट हो जाती थी, तो मेरी खान साहब के साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं था। मुझे वो इज़्ज़त करते थे, आप भी करते हैं, सच्ची बात है, मुझे कोई किसी किस्म का शिकवा नहीं है। मैंने जो बात भी की खुल के की, कैबिनेट के अंदर भी की और उन्होंने सुनी भी बड़े खुश दिल के साथ। प्राइम मिनिस्टर इतनी बातें कम सुनते हैं कैबिनेट के अंदर जितनी खान साहब सुनते हैं। तो फिर लोगों के साथ लड़ाई वहाँ ज़्यादा मुनासिब नहीं थी।
तो और बहुत अच्छे लोग आ गए थे, मीडिया टीम भी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा इनको मौका देना चाहिए, हमें सीट के साथ इररेलेवेंट हो के बंदा जब बैठे तो फिर चमटे रहने की ज़रूरत नहीं होती ना, आप एक सीट के साथ चमट जाएं। तो मैंने माजरत के साथ रिजाइन कर दी। आप कहते हैं कि पीटीआई कैबिनेट में भी ऐसे लोग हैं जो कारपोरेट मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करूँगा, कोई भी जमात हो। देखें आप अगर कोई फर्नेस मिल, कोई शुगर मिल या कोई बिजनेसेस के साथ लोग इंटैक्ट हैं जो प्रैक्टिकली बड़े एक्टिव बिजनेसमैन हैं, तो कैबिनेट पॉलिसी मेकिंग होती है। पॉलिसी मेकिंग के अंदर उन स्टेक होल्डर्स को नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ब्यूरोक्रेसी में भी जो ब्यूरोक्रेट जो बिजनेस कर रहा है डायरेक्ट, फिर उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं लेनी चाहिए या नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो अब यहाँ अलमिया ये है कि यहाँ पे ये इस मुल्क में एक जो इस मुल्क के जवाल के सबब में एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा अलमिया है, हर दौर में ये रहा है। कैबिनेट में आपके मिसफिट होने की वजह? फिट हम हो लेते हैं, हम जहाँ भी हों, हम हमारे फिटिंग का कोई इशू नहीं होता। मतलब है हम बात कर लेते हैं, अगले को सुना भी लेते हैं, माफिया को माफिया कह लेते हैं। हम माफिया को सामने पॉइंट आउट करके कहता हूँ कि काटन की प्राइस ये बंदा नहीं बढ़ाने दे रहा, ये माफिया का हिस्सा। काटन स्पोर्ट्स प्राइस, अब कोई बंदा मुखालफत करेगा, यकीनन वो शुगर मिल का मालिक ही होगा जो चाहता होगा कि काटन की जगह शुगर मिल ज्यादा लगे, वो काटन स्पोर्ट्स प्राइस लिमिट, या वो एप्टमा का नुमाइंदा होगा। अब इन लोग देखें, टैक्स भी इन लोगों ने देना होता है, इनको इज्जत देनी चाहिए। इनको मैं समझता हूँ बिजनेसमैन को, कारपोरेट सेक्टर को, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है वो भी, और बड़ा रोल है उनका टैक्सेशन में, हर चीज में, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में वो नहीं होने चाहिए। आप शहजाद अकबर को फ्रॉड क्यों कहते हैं? नहीं कोई नहीं मैं नहीं कहता, मेरा उससे बहुत अच्छा तल्लक है। वक्त तारीख खुद बताएगी वो क्या है, मैं क्यों बताऊंगा। मैंने जो कहना था मैंने पीएम साहब के सामने कह दिया। क्या आप उनके एहतसाबी अमल से मुतफिक नहीं? देखिए एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है, और एहतसाब सब क्लासेस का होना चाहिए। उसमें कोई ब्यूरोक्रेट या कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक क्लास का एहतसाब होगा तो वो कभी भी आइडियल नहीं होगा, ना मैं उसको कभी फेयर एहतसाब कहूँगा। मतलब ये मैं कहूँ कि बड़ा जी आइडियल सिस्टम है तो ये मैं ज्यादती नहीं कर सकता इस तरह। मुखालफिन कहते हैं कि आजम खान बड़ा तगड़ा ब्यूरोक्रेट है, क्या आपकी उनसे नहीं बनती? नहीं, आजम खान ब्यूरोक्रेट है, तगड़ा ब्यूरोक्रेट जो होता है हर दौर में, कभी पीपल पार्टी दौर में सुलेमान फारूकी तगड़ा ब्यूरोक्रेट था, फिर नरगस सेठी तगड़ी ब्यूरोक्रेट थी, फिर नून लीग में फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट था तगड़ा, इसी तरह पीटीआई में आजम खान तगड़ा ब्यूरोक्रेट है। उनके अंजाम देख लें और आगे अल्लाह ताला महफूज रखे आजम खान को। आप बरसरे इक़्तिदार पार्टी में होते हुए भी हुकूमती ओहदों से अलहदा होकर बैठ गए हैं, क्या इसकी वजह यही लोग हैं? देखिए हुकूमती ओहदों उस वक्त रहना चाहिए जब आप कुछ डिलीवर कर रहे हो। आप मतलब मैं अगर हुकूमत में रहूं तो मैं कुछ डिलीवर करूं, या मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हो, ऊपर बैठ के मैं गवर्नमेंट की गाड़ी इस्तेमाल करता हूं या दफ्तर इस्तेमाल करता हूं, आवाम के पैसों से करता हूं, तो जब मैं डिलीवर ना कर सकूं तो फिर मुझे वो मराहत नहीं लेनी चाहिए। वो बददियानती होती है, वो बहुत बड़ी करप्शन होती है। लोग तो ख्वाब देखते हैं वज़ीर आज़म के करीब होने के, जबकि आपने किस्मत को ही ठोकर मार दी। देखें एक 24-25 साल की प्रैक्टिकल सियासत में जाके नज़दीक चीज़ें देख ली हैं। मैं PSC का चेयरमैन रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का एडवाइज़र रहा हूँ, मैं क़यादत के बहुत करीब रहा हूँ, मैं फिर MNA भी रहा हूँ, फिर प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन भी। मैंने चीज़ें करीब से देखी हैं, तो इतनी कोई चमकदार चीज़ें नहीं कि जिसके इंसान भूखा मरता ही रहे, हर वक्त तड़पता रहे। जिस तरह लोग तड़पते हैं, जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, लोग इक़्तिदार के बगैर तड़पते हैं। तो अब मेरी तो वो तड़प खत्म हो गई, सच्ची बात है। अब मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं रही। वैसे चांद साहब, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वज़ीर आज़म के इतने ज़्यादा स्पोक्स पर्सन क्यों हैं? देखिए स्पोक्स पर्सन जो सारी पार्टियों के ज़्यादा है, तो इन्होंने स्पोक्स पर्सन का एक नाम रख दिया है, बाकी नाम को नहीं रखता। जो भी TV पे जाते हैं वो अपने नाम पे जाते हैं। जिस तरह नून लीग के जवेद लतीफ़ साहब को स्पोक्स पर्सन नहीं है, ख्वाजा आसफ साहब, वो जाते हैं वो अपने नाम पे। तो PTI ने जितने भी TV पे जाने वाले हैं सब का नाम स्पोक्स पर्सन रख दिया। बाकी लोग तो सारी पार्टियों के जाते हैं, सबके हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं। और इनकी आपस में भी नहीं बनती? वो होता है पॉलिटिक्स में 2-3 क्लासेस होती हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर क्लास होती है, एक एलीट क्लास होती है, एक A क्लास होती है, फिर एक A+ क्लास होती है। क्लासेस की लड़ाई है बेसिकली। जब आपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया तो वज़ीर आज़म साहब ने फ़ौरन कबूल नहीं किया, क्या वो आपको जाने नहीं देना चाहते थे? नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने मेरे से कोई इंडिविजुअल इस्तीफ़ा नहीं मांगा, इसकी वो खुद भी कह चुके हैं। उन्होंने एक जनरली बात की थी कि जो पॉलिसी से जो कैबिनेट के अंदर उन्होंने एक जनरली बात की थी कि जो बात बड़ी जेन्युइन थी खान साहब की,
उन्होंने कहा था जो कैबिनेट का डिसीजन होता है वो उसको फिर सबको फॉलो करना चाहिए, जिसका इख्तलाफ हो, जो पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो कर सकता, जो समझता है कि पॉलिसीज़ एक दो गलत है, उसको रिज़ाइन करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक उनका वेज था और बिल्कुल उन्होंने, मैं समझता हूँ, ठीक कहा। तो मैं बात चीज़ों से इख्तलाफ करता था, मैं समझता था फिर मेरा रिज़ाइन देना बनता है। 15 जनवरी 2021 को जब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया तो उससे एक तो ये तासुर भी उभरा कि शायद आप सेनेटरशिप के उम्मीदवार बने। नहीं, मैंने सेनेट अप्लाई नहीं किया था। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मुझे पता था पुराने लोगों को उन्होंने टिकट देना है, तो मैं क्यों अप्लाई करता फिर। तो जब आपका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, आप सेनेटरशिप के लिए भी नहीं गए, तो ऐसे लगता था कि शायद आप पीपल्स पार्टी में वापस चल जाएंगे। नहीं, मैं पीटीआई में हूँ जी इस वक्त, तो वापस का तो पता नहीं क्या बनता है। मुझे ऑफर्स हर तरफ से होती रहती हैं, मेरे तल्लकात भी सारी तरफ हैं। नून लीग के लोगों से भी बैठक उठक है, पीओ पार्टी के लोगों से भी है, काफ लीग के लोगों से भी है, लेकिन मैं बैठा हूँ सुकून के साथ, अपने हल्के की खिदमत कर रहा हूँ, अपनी पार्टी का टिकट होल्डर हूँ। बस मेरे ख्याल यही काफ़ी है। अभी ऑप्शन खुले हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में तो कभी ऑप्शन बंद भी नहीं होते। पॉलिटिक्स कोई हमको नौकरीबाज तो नहीं होते ना। पॉलिटिक्स में तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आप अब एक पार्टी के साथ इख्तलाफ भी होता है, इत्तेफाक भी होता है। जिसके टिकट पे आप जीते हैं उसके साथ आपको लाए लेना चाहिए, जिसके साथ आप खड़े हो उसके साथ लाए लो। बाकी आप नज़रियाती तौर पे कोई कैदी नहीं होते हम, जिसके आपकी जो पार्टी जो आप बेहतर समझे, मैं तो इस पर कैदी बन के तो मैं सियासत कभी नहीं करता। पीटीआई की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इसकी वजह से क्या अगले इलेक्शन में आप पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार होंगे? इंशाल्लाह जी, मैं पार्टी के अंदर हूँ इस वक्त, तो यही लग रहा है कि पार्टी का उम्मीदवार ही हूँ। नदीम अफजल चांद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। सब आपके तो अपने घर में विक्ट्री आपने बोई हुई है। बस ये दरख्त है ना जी, विक्ट्री तो मैं समझता हूँ कि ये सब अल्लाह ताला की देन होती है। इज़्ज़त होनी चाहिए, बाकी हार जीत या सियासत को ज़रूरी नहीं होती, इज़्ज़त आपको मिले बस ठीक है। तो ये दरख्त फिर देख ले नेचुरली विक्ट्री बना हुआ है। कितनी उम्र होगी इसकी जी? बहुत पुरानी जी, हमारी पैदाइश से पहले का है। चीनी और गंदम की रिपोर्ट्स पर ये तबसरे हो रहे थे कि वज़ीर आज़म ने इन सरमायादारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर भी दी तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकनी। तो फिर यही हुआ, वजह क्या थी? यहाँ तक चीनी की कमीशन का तल्लक है, उसकी जो कुछ उसके सेगमेंट एंड रिपोर्ट्स के, उसमें काश्तकारों को तो फ़ायदा हुआ है, काश्तकार को गन्ने की प्राइस पूरी मिली है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है एक दो बंदों का अपनी, मैं समझता हूँ उसमें शायद कुछ इंडिविजुअल्स के साथ शायद ज़्यादती भी हुई हो, लेकिन किसान को फ़ायदा हुआ है ओवरऑल उस रिपोर्ट से। कंज्यूमर को ऑलरेडी जब गन्ना शार्ट होगा, जब मुल्क में कंपोजिशन ऑफ रेट सही नहीं होगी, तो फिर चीनी की कीमत नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई का भी इशू है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, वजह क्या है इसकी? महंगाई तो यकीनन है जी। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा नीचे सिस्टम जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना जी फील्ड का, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। प्राइस कंट्रोल, आड़त से जितनी सब्ज़ी की कीमत किसान से आती है, फिर आड़ती के पास, फिर रेडी के पास, फिर वैगन, वो सही रेट नहीं फिक्स हो पाता। इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई के बहुत सारे इशूज़ हैं। जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो इंटरनेशनली डॉलर महंगा होने से वो भी हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में सरप्लस होती हैं, लेकिन उसकी सरप्लस को फिर ऑलरेडी हम आगे उसका कोई स्टोरेज का या सेविंग का या कोई हमारा मैकेनिज्म नहीं है। फिर एक चीज़, पहले प्याज आम होता है तो सस्ता हो जाता है, फिर थोड़ा सा शार्ट होता है तो महंगा हो जाता है, तो वो किसान को भी कीमत नहीं मिलती, कंज्यूमर को भी महीने बाद प्याज या टमाटर महंगा मिलना शुरू हो जाता है। जेन्युइन जो मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए ना, वो नहीं है। पीटीआई हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी के हवाले से फैसला साजी और अमल दरामद में खासी मुश्किलात का सामना है। आप तो पार्लिमानी निज़ाम में ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट के मुखालिफ रहे हैं, आखिर रिफॉर्म्स में रुकावट है क्या? रिफॉर्म्स, उसके लिए पॉलिटिकल विल जो होती है ना, पॉलिटिकल विल की जो ओनरशिप होती है ना, पॉलिटिकल लोग ही ले सकते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट, आप एक आईजी को कहें कि पुलिस में रिफॉर्म्स करे, आईजी अपनी पावर कैसे देगा? पॉलिटिकल लोगों को आप कमेटीज़ के चेयरमैन बनाए रिफॉर्म्स का। अब ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स हैं, इदारा जाती रिफॉर्म्स हैं, तो जिस तरह इशरत हुसैन साहब हैं, इशरत हुसैन साहब की जगह कोई पॉलिटिकल बंदे होते साथ, जो जेन्युइन ग्रास रूट से ऊपर गए होते, जो बताते कि अब इस डिपार्टमेंट की आवाम को ज़रूरत है, फेडरल में नहीं है। आप कहते थे कि इमरान खान माफिया से लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी
माफिया नवाज पॉलिसियों की वजह से अवाम तो सख्त मायूस हो चुके हैं। वो तो कहते हैं कि माफिया उनके दाएं बाएं बैठे होते हैं। मायूस नहीं होना चाहिए, बंदे को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज में मैं समझता हूँ माफिया को शिकस्त भी दिया है इमरान खान ने, और बहुत सारे स्टेटस को ऐसे इश्यूज हैं जो माफिया ने स्टेटस को पैदा किया हुआ है सिस्टम ने, तो उसमें अभी लड़ाई जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब की पूरी टीम को लड़ना चाहिए। अकेले खान साहब लड़ेंगे तो शायद काम नहीं चलेगा, पूरी टीम लड़ेगी तो टीम माफिया से लड़ने वाली होनी चाहिए। आपको दबंग सियासतदान कहा जाता है क्योंकि आप अवामी मसाइल पर ही नहीं बल्कि इदारों की करप्शन पर भी खुलकर बात करते हैं। जैसे FBI और एक्साइज वगैरह पर आप खुलकर तनकीद करते रहे हैं, तो आप पर दबाव तो फिर आता होगा। दबाव आता रहता है जी, लेकिन अगर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो ना बात में, आप ब्लैकमेल ना करें, आप एक्सप्लॉइट ना करें, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से ऐसी बहस करें जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी निकले, तो फिर कोई नहीं आपको कुछ कह सकता। PTI हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने और पनाहगाहें तो खोल दी हैं, लेकिन अवाम का वो सफ़ेद पोश तबका जो इन जगहों के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वो फिर कहाँ जाए। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ निचले तबके के लिए, मजदूर के लिए पनाहगाहें हो या लंगर खाने हो, इसके आम आदमी को फ़ायदा है, और उस तबके को फ़ायदा है कि जिस तबके को मैं समझता हूँ वेलफेयर स्टेट में जो एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं। तो बाकी जहाँ नहीं है वहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता अगर बिजनेस इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, किसान खुशहाल होगा, ज़राअत एग्रीकल्चर तरक्की करेगी, तो मैं समझता हूँ आम आदमी तक भी रिज़्क पहुँचेगा। तो ये इसमें पॉलिसी से आते रहे मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह करम करेगा निकल ही जाएंगे मुश्किल हालात। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ आपकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने बड़े खुशगवार मूड में आपके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जिससे ये तासर उभरा कोई तो है जिसने आपको इधर से ना जाने के लिए रोका हुआ है। नहीं, बाजा साहब ने मुझे कभी नहीं, वैसे मेरी उनसे इस किस्म की कभी डिस्कशन नहीं हुई। मुल्क की पॉलिसीज़ के ऊपर, इदारा जाती इस्लाहत के ऊपर या ओवरऑल डिस्कशन होती है एज ए स्टूडेंट, बड़ी खुल के डिस्कशन 1-2 दफ़ा हुई है, लेकिन इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई कि कहाँ रुकें या कहाँ जाएँ या नहीं, इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं। रेहाम खान ने भी इस तस्वीर पर ट्वीट की थी कि मुख्तारे से कहो घर चला जाए, नहीं तो हम भेज देंगे। ये उसका मकसद है, मैं समझता हूँ वो रेहाम खान जाने और उसका तबसरा जाने, मैं क्या तबसरा कर सकता। हमारे यहाँ अक्सर मीडिया में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर चहमगोइयाँ होती रहती हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? लेकिन ये सिविल मिलिट्री रिलेशन में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए और बड़ा मैं समझता हूँ ओपन डायलॉग होना चाहिए। ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर एक दूसरे को लेट डाउन करते रहें तो मुल्क के लिए बेहतरी नहीं है। ओपन डायलॉग करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ चीज़ें तय हो जानी चाहिए कि इस हद तक सिविलियन ने रहना है, इस हद तक चंद फौजी अफसरों ने काम करना है, तो ये चीज़ें तय होने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा मैं समझता हूँ इसके ऊपर किसी अफराद की वजह से नहीं रुकने चाहिए, जारी होनी चाहिए एज ए पॉलिसी मैटर। इदारों के ऊपर पार्लियामेंट जमहूरियत के लिए जो चीज़ें बेहतर वो होनी चाहिए। मुखालफिन का ये ख्याल है कि PTI का दौरे इक़्तिदार जब ख़त्म होगा तो आप बहुत से अहम इंकशाफात करेंगे जो अभी आप कमर जावेद बाजवा साहब के साथ दोस्ती की वजह से नहीं कर रहे। क्या ये सच है? नहीं, मैं इस किस्म के इंकशाफात वाला बंदा नहीं हूँ। जो बात है ओपन कर की जाती है। मैं ऐसे कोई राज मेरे पास होते भी नहीं है, ना मैं कोई ऐसा राजदार हूँ, ना इस किस्म की मेरी तबीयत है कि मैं किसी की पीठ पीछे या किसी को इदारे को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी शख्स को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये तो बुरी बात। जब आप किसी की बात जो सामने करें वो करें, जब आप एक वक्त का इंतज़ार करें कि अगला मर जाए तो फिर मैं इंकशाफ करूंगा, ये तो बददियानती होती है। इंकशाफ तो वो होता है जो सामने किया जाए, जो डंके की चोट पे किया जाए, फिर उसको फेस भी किया जाए। आपके दिल में राज तो बहुत से दफन है, तो क्या कभी कोई किताब भी लिखेंगे? किताब इंशाल्लाह जरूर, दिल तो मेरा है लिखने को, लेकिन राज इतने नहीं है। आप मुझे कोरोना न करवाएं। मक्को में अपने डेयरी फार्म पर गए। इंतखाबात कब देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो सारे इंतखाबात अपनी मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। इस वक्त ना कोई अपोजिशन इस मूड में है और किसी इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है ना वो होंगी, तो फिर इंतखाबात इन 2 सालों में इंशाल्लाह वो रिफॉर्म्स होंगी, फिर अपने
आईनी मुद्दत पूरी करके इंतखाबात हों। पिछली 2 हुकूमतों ने अपने टाइम पूरा किया है, तो इस हुकूमत को भी आपने करना चाहिए। क्या इस महंगाई, बैड गवर्नेंस के बावजूद पीटीआई हुकूमत अगली बार बरसरे इक़्तिदार आ सकती है? मेरे ख्याल में मुकाबला सख्त होगा और ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन किस माहौल में होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो यकीनन हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और बाज़ जगह पे शायद अपोजिशन को भी फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो लंबे अरसे में इक़्तिदार में आने वाले या इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन सूट नहीं करता। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पीटीआई के हारने की वजह क्या बनी? कंटोनमेंट देखें जी, एक कंट्रोल्ड सा इलेक्शन होता है और उसमें अपने जो छोटा महदूद मौके पे वहाँ लोकल धड़ेबंदियाँ ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ओवर रूल करती हैं पॉलिटिकल नज़रियात या मैनिफेस्टो को। तो कंटोनमेंट में बहरहाल ओवरऑल मैं समझता हूँ जो पीटीआई की कारकर्दगी होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो लेकिन अपोजिशन की भी नहीं है वो कारकर्दगी। पीटीआई हुकूमत लोकल बॉडीज इलेक्शन को डिले क्यों कर रही है? पीटीआई इलेक्शन जो है ना जी, मैं समझता हूँ इस वक्त सिर्फ पीटीआई के ज़िम्मे डालना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ये मुनासिब नहीं है। ये यहाँ माहौल ही ऐसा बनाया गया आज तक, ना ब्यूरोक्रेसी ना MPMNAs जिनमें मैं खुद शामिल हूँ। मैं तो क्योंकि लोकल बॉडीज़ में भी रहा हूँ और MNA भी रहा हूँ, तो जो असम्बलियों के लोग भी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी भी है, ये नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज़ इफेक्टिव हो। हालांकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं इस मामले में, लेकिन मैं समझता हूँ अल्टीमेटली सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और इवन MPMNAs के अपने फ़ायदे में होगा अगर लोकल बॉडीज़ एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस होगा, तो उससे नए माशरूम तैयार आएगी, नई लीडरशिप उभरेगी, लोगों के मसाइल, उनके लोकल मसाइल हल होते जाएंगे और MPMNAs के ऊपर से बहुत बोझ हट जाएगा। नवाही इलाके गोजरा में पार्टी वर्कर जुल्फकार जसपाल की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की। क्या सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब के लिए दुरुस्त इंतखाब हैं? नहीं, तो इस वक्त तो सरदार उस्मान बुज़दार ठीक जा रहे हैं जी। इस वक्त तो वो मैं समझता हूँ उनकी हुकूमत अच्छी जा रही है और लोगों से मिलना मिलाना एक आम आदमी है और अच्छे तरीके से काम चला रहे हैं। EVM के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से PTI दुरुस्त सिमत में जा रही है? देखिए जी, बहुत अच्छी सिमत है। इलेक्शन रिफॉर्म्स वक्त की ज़रूरत है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और जो EVM मशीन हैं ये अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले ली जाएँ, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में ले ली जाएँ पहले या चंद ज़िलों में ले ली जाएँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जाया जाए। यकदम इस सारे इलेक्शन को मेरी ज़ाती राय है कि शिफ्ट नहीं होना चाहिए। डायलॉग अपोजिशन से इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन भी और तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होने चाहिए। EVM पर तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक कैसे किया जा सकता है? सियासी जमातों को मुत्तफिक करना किसी नेशनल इशूज़ पे कोई मुश्किल नहीं होता। इससे पहले आप APS का वाक़या देख लें, आप दहशतगर्दी की जंग देख लें, आप बहुत सारे ऐसे मामलात हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, बहुत सारे नेशनल इशूज़ पे अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी रही है और अब भी कोई मुश्किल नहीं है। और ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है अपोजिशन के साथ डायलॉग करना। अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स हो, तो हुकूमत में ऐसे लोग होते हैं जो अपोजिशन से भी बातचीत कर लेते हैं। तो PTI में भी ऐसे लोग हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अपोजिशन से बात करनी चाहिए। PTI हुकूमत चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन क्यों देना चाहते हैं? मुझे इस बात का अभी कोई नहीं पता जी, सच्ची बात है। जब अगर खान साहब राय लेंगे या वर्करों से कोई राय लेगा, जब कोई मांगेगा मैं दूंगा। जो कुछ हो रहा है मेरी उससे मुख्तलिफ राय है, इसलिए मैं अपनी राय नहीं देना चाहता। इस कंट्रोवर्शियल इशू इस वक्त टाइमिंग्स ऐसी हैं कि मैं इस टॉपिक पे अपनी राय नहीं देना चाहता। सालम में निजी हाउसिंग सोसाइटी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की।
क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ गए हैं? एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का एक पेज पे होना, ये अब वक्त के साथ साथ हर रोज एक नई खबर आती है। कभी कहते हैं ये हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, कभी कहते हैं अपोजिशन की पार्टियां। और ये कुछ हकीकतें हैं, कुछ तल्ख हकीकतें हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि सब की राय है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फौज के साथ अच्छा तल्लक होना चाहिए। तो अगर इदारों को तनकीद ना हम बनाएं या इदारों को ज़्यादा डिस्कस ना करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नून लीग का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नून लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है जी। पॉलिटिकल पार्टीज का मुस्तकबिल अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को जिंदा रहना चाहिए। मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर यही राय दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं होनी चाहिए, उनको जिंदा रहनी चाहिए। उनके अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टीज के अंदर। पार्टीज को अब बिल्कुल नए दौर के मुताबिक इंटरनेशनली दुनिया में जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, कोई आम आदमी उठ के ऊपर आ सकता है अपनी काबिलियत की बुनियाद पे। तो ये जो मौरूसी सियासतें हैं ये ज़रा ख़त्म होनी चाहिए और लोगों को जो काबिल हैं उनको आगे आना चाहिए। कोई ये ज़रूरी नहीं कि मेरा बाप MP था या मेरा दादा तो मैं भी ज़रूर, मुझे भी लोग वोट दें। अगर मेरे में काबिलियत नहीं है तो नहीं देंगे लोग वोट। लोगों के लिए परसाना नान गराटा बन जाऊँ तो फिर मुझे साइड भी हो जाना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए। PDM का ऊंट अब किस करवट बैठेगा? PDM के हवाले से तो PDM तो खत्म हो चुका है। अब नया कोई इत्तेहाद बनेगा, नया कोई एजेंडा उनका आएगा। और अपोजिशन डिवाइड है। अपोजिशन की लीडरशिप मेरा ख्याल उनका अपने एजेंडे से आगे वो पब्लिक के एजेंडे पे इकट्ठे हो भी नहीं सके, पब्लिक के एजेंडे को लेके चल नहीं सके। अपोजिशन का जो एजेंडा होता है ना, जो पब्लिक ओरिएंटेड एजेंडा होता है, पहले ज़मानों में जो लॉन्ग मार्च या धरने होते थे वो एक और तरीके से होता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अब बहुत मैच्योरिटी आ गई। लोगों को पता चल जाता है कि अब इस धरने के पीछे कौन है, इस लॉन्ग मार्च के पीछे कौन है, इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है। और जब पब्लिक इशूज़ पे कोई आप करेंगे तो वो उसको लोग पसंद करते हैं। लोगों को ज़रूरत होती है कि उनकी लीडरशिप हमारे इशूज़ के ऊपर बात करे। लोग भी खुश होते हैं। और अपोजिशन का काम है हुकूमतों को क्वेश्चन करना, हुकूमतों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, हुकूमतों को टफ टाइम देना। ये जमहूरियत का हुस्न है। फुलरवान में ठेकेदार खालिद महमूद की वफात पर बेटे अरसलान खालिद से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह रियासत मदीना के बारे में बात किया करते थे, तो जब उनसे तोशा खाने के हवाले से, बैरूनी तहाइफ के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए जी, मेरी तो राय इसके मामले में पहले भी बड़ी क्लियर है कि जो तोशा खाने के केसेस अपोजिशन के ऊपर भी बनाए गए हैं, अगर रूल्स के मुताबिक कुछ रूल्स क्लियर हैं कि फ़लाँ चीज़ ऐवान सदर से या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से या कोई तोशा खाने से जो गिफ्ट मिलते हैं तो वो कितने पैसे दे के, कोई रूल्स अगर क्लियर हैं तो उसके मुताबिक लेने में कोई। लेकिन अगर रूल्स की किसी ने वायलेशन की है तो वो गलत बात है, कोई भी हो, खा वो हमारी हुकूमत हो या हमारे से पहले हुकूमत हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे कई ब्यूरोक्रेट्स जो बाहर के ममालिक में जाते हैं मुख्तलिफ नौकरियों के हवाले से, उनको भी जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी तोशा खानों में जमा होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर जाए। मेरे ख्याल में तमाम हेड्स को, जो इस मुल्क में कोई डेलीगेशन में कोई अफसर भी जाए, तो पूरी दुनिया के ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी, उनका एक हद मुकर्रर है कि इतना गिफ्ट वो ले सकते हैं और इससे ऊपर वो नहीं ले सकते। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी पे भी लागू होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को बताने में क्या अमर माने है? सच्ची बात है, मैं इस्लामाबाद कभी गया नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं सही बात आपको बताऊं कि इस केस में क्यों नहीं बताया उन्होंने या नहीं बताया। लेकिन इमरान खान साहब की ऐसी तबीयत नहीं है कि ना बताने वाली बात कोई वो तो बता ज़्यादा बल्कि बात बता देते हैं। वैरोवाल में अपने सपोर्टर एडवोकेट सैयद आन अब्बास की तीमारदारी के लिए आए। नदीम अफजल चंद से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल मुमकिन है? देखिए जी, मैं अब पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त तो मेरा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बिलावल भुट्टो साहब नए लोगों को पार्टी देना, पुराने तंजीमी ओहदेदार सारे सीनियर्स जो हैं सारे बोले नए यूथ को दे दें, यूथ को तंजीमी ओहदे दें तो रिवाइवल हो सकती है। आप इतना अर्सा पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ज़वाल की वजह क्या बनी? बहुत सारी वजूहत हैं जी। अब मैं मुखालिफ पार्टी है क्या उसकी वजूहत गिनवाऊँ? बहुत सारी वजूहत हैं।
जिसमें देखें बहुत सारे इश्यूज़ हैं और कुछ चीज़ें इम्प्लांटेड भी थी पार्टी के ऊपर, जो मैं समझता हूँ जो पार्टी को रगड़ा लगा है एक अशराफिया की तरफ से, ख़ास अशराफिया की तरफ, वो किसी और पार्टी को आज तक नहीं लगा। नून लीग को तो थोड़ा सा झटका लगा है ना, लेकिन बहुत सारे असबाब है। मेरे ख्याल आप रहने दें तो ले सर, अब थोड़े लाइटर क्वेश्चंस हो जाएं जी। आप तो नाम से भी चंद हैं, कितनी हसीनाओं के चंद बने? पता नहीं कि आप हसीनाओं से पूछ लें कि मेरे जैसे बंदा किसी का चंद हो सकता। आप बताएं किस किस से पूछें? आप अपना मेरे ख्याल प्रोग्राम के जरिए पूछ लें, जो उसने जवाब देना हो आपको SMS कर दे। शादी कज़न से हुई, आपकी पसंद भी तो शामिल होगी? नहीं, हमारे यहाँ जी ना पसंद हो तो बता दिया जाता है, पसंद हो तो बताया नहीं जाता। फैमिली और बच्चों को वक्त कैसे देते हैं? देखिए जी, बहुत कम देती है, बहुत कम दी है। इसका चीज़ का मुझे अफसोस भी है। मैं 2 बेटी हैं जी, 1 बेटा है हमारी, बड़ी छोटी सी फैमिली। फारिग वक्त मिले तो दोस्तों की महफिल को एंजॉय कैसे करते हैं? पुराने जो क्लास फेलो हैं, अगर लाहौर में हो, जिस शहरों में कुछ पुराने क्लास फेलो इकट्ठे हो जाएं तो उनके साथ गप्पे लगाते हैं। नहीं तो जो सियासत में दोस्त हैं उनके साथ गप्पे लगाने में हम बस गप्पे शप्पे लगाते हैं हम बैठ के, तो वो एंजॉय करते हैं। और बड़ा अच्छा वो टाइम की हम ख्वाहिश भी होती है, हर वक्त तलब होती है कि ऐसा टाइम मिले जिसमें बिल्कुल टेलीफोन बंद हो और गप्पे लगाए जाए। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। कभी आउट ऑफ कंट्री हम दोस्त इकट्ठे हों तो होता है, पाकिस्तान में इतना टाइम ही नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाहौर में हो तो शाम को इकट्ठे किसी दोस्त के घर हो गए इकट्ठे, या इस्लामाबाद में या किसी दोस्त के घर इकट्ठे, या हल्के में किसी जगह कई दफ़ा दोस्त किसी के घर इकट्ठे हो गए। शुगर मेला पसंद करते हैं? शुगर मेले थे जी, हम कोई आदम बेजार शख्सियत नहीं है। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? म्यूज़िक में लता, नुसरत फ़तेह अली खान, बुढ़ों वाला म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिसको आप ये कह रहे हैं यंगस्टर तो पॉप म्यूज़िक सुनते हैं, मुझे तो पुरानी गज़ल गायकी पसंद है। कौन सी गज़लें और गाने पसंद हैं? मुझे मैडम नूर जहाँ की, नुसरत फ़तेह अली खान, आबदा परवीन, आजकल मेरी फेवरेट जो है वो आबदा परवीन है, उनको सुनता हूँ। उनकी कौन सा कलाम पसंद है? उनको तो उनके सारे कलाम ही पसंद है मुझे। उनका वो जब से तूने मुझे दीवाना, ये बहुत अच्छा उनका। अभी नया आजकल उनका मौला अली की शान में आए हैं, वो बहुत अच्छा पढ़े। आपकी तो अपनी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, आप थोड़ा बहुत गुनगुनाते तो होंगे। नहीं, मैं गुनगुनाता हूँ भी तो मैं आपके सामने नहीं कहूँगा। नहीं, मैंने गाड़ी में आपके जौहर देखे हैं। नहीं, मैं गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। तुम इस वक्त भी मेरे से नहीं गुनगुनाया जाएगा, कैमरे के सामने मैं नहीं गुनगुना सकता। कभी छुपकर सिनेमा भी गए होंगे? नहीं, सामने भी गया हूँ बस। कॉलेज लाइफ में भी अभी 4-5 साल पहले भी लाहौर में, इस्लामाबाद में सिनेमा में गया हूँ। PK फिल्म जाके देखी सिनेमा में। टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब तो पहले कॉलेज लाइफ में जाते थे, कभी महीने में 1 दफ़ा लाजमी। पसंदीदा एक्टर्स कौन से हैं? कोई नहीं जी, अब सच्ची बात है, इतना कोई मुझे इंडियन एक्टर्स पहले अमिताभ की फिल्में देखते थे, या कभी दिलीप कुमार की फिल्में बड़ी पसंद थी, शाहरुख खान की देखी हैं बड़ी, पाकिस्तानी सुल्तान राय मुझे बड़ी पसंद थी फिल्म। इस किस्म की फिल्में, अब इतना कोई फिल्मों का टाइम ही नहीं मिला जी। प्रैक्टिकल लाइफ में आए, चल ज़िंदगी बड़ी बेजा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार दी है। खाने के शौकीन तो होंगे? खाना सादा खाना खाता हूँ, जो भी अच्छा पका हो। सब्ज़ी गोश्त, करेले गोश्त, चोंगे हमारी तरफ पकती हैं, हमारी वालदा पका के देती हैं, चोंगे हो गई है। अच्छे सब्ज़ी गोश्त या दाल गोश्त मेरा फेवरेट है। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? घूमने फिरने पाकिस्तान में तो मेरा स्वाद मुझे पसंद है जी। पाकिस्तान से बाहर जो है मुझे सच्ची बात है, मुझे स्विट्ज़रलैंड पसंद आया। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। नहीं, नंबर तो 8 नंबर तो बनते हैं। 2 नंबर किसके काटे हैं? उनकी टीम के। उनकी टीम में तो आप भी शामिल थे। मेरे समेत कर लें। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। शेख रशीद साहब अवामी बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लगी लपटी भी कर जाते हैं। जितना उनका तजर्बा है, जितना स्ट्रेचर है, अब उनको मेरे ख्याल ज़रा सच्ची बातें करनी, ज़्यादा सच्ची करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना को फ़िरका वारियत ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर, उनको सियासत में तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुराद सईद जज्बाती, अब वैसे भी जज्बाती कम हो गए, मैं समझता हूँ और ज़रा जज्बात ठंडे कर ले। सरदार उस्मान बुज़दार, उनको क्या मशवरा मैंने देना, वो वज़ीर आला हैं, हाकिमों को मशवरे नहीं दिए जाते। बिलावल भुट्टो जरदारी, बस वो जो बैगेज है उससे जान छुड़वाए। मरियम नवाज शरीफ, मरियम को देखें, मेरे ख्याल में हर वक्त तानेबाजी से ज़रा परहेज करें, कोई पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा बातें करें, तानेबाजी तू मैं से निकलना चाहिए। राना सनाउल्लाह अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, मुखालिफ है, अब मैं क्या तबसरा करूँ उसका। और राजपूतों के अलावा भी लोगों से अच्छी नीयत से काम करना चाहिए उसको। शहबाज शरीफ साहब कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए।
शहबाज गिल को लड़ाइयाँ कम करे। शिबली फराज, अहमद फराज की विरासत को आगे बढ़ाए। वन वर्ड फॉर हसन मुर्जा, नाइस पर्सन। कमरजमान कायरा, सॉफ्ट। शीरी मजारी, बहुत अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड। शहरी रहमान, बड़ी केयरिंग खातून है दोस्तों के साथ खुसूसी तौर पे। जनरल कमर जावेद बाजवा, खुले डुल्ले, जट, पूरा जट। फवाद चौधरी, हाँ, हुस्न मिजाज फवाद चौधरी के बस बाद ख़त्म है। हाज़र दिमागी ख्वाजा आसिफ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जो अच्छा नहीं हुआ। मुझे उनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड पसंद नहीं है। चक सैदांबाला में सुई गैस का इफ्तिताह किया, जलसे के शुरका से खिताब किया और अपने सपोर्टर्स के साथ खाना खाया। नवाही गांव इलाहाबाद में सुई गैस की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और शुरका से खिताब किया। पार्टी वर्कर की वफात पर फातिहा खानी के लिए आए। दिन भर की मसरूफियात निपटाने के बाद नदीम अफजल चंद ने GNN के संग की टीम को रुखसत किया।